चलिए आपको राजस्थान विधानसभा ले चलते हैं। सदन की कार्यवाही अब शुरू हो गई है। आज राजस्व मांगों पर चर्चा, तस्वीरें आपके सामने। माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगराम आ गए। मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 2 याचिका रसियावास खुर्द उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने आप तो उपस्थापित करता हूं। दूसरी याचिका दयालपुरा पशु केंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के लिए उपस्थापित करता हूं। श्री डूंगराम के इधर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद। अभी जैसा कल बात हुई थी, आय व्यय का अनुमानवश आज अनुदान की मांगों पर विचार। उसमें भाई सब लोग सुन लें, समय तय किया है 11 बजे अपन शुरू कर रहे हैं। 2 बजे मंत्री जी जवाब देना शुरू करेंगे। लगभग आधा घंटा आपको जवाब के लिए है। ठीक 2:30 बजे इस मांग को अपन पारित करवाएंगे। फिर 2:30 बजे बाद जो दूसरा विषय है 2 वर्ष और 5 वर्ष, उस पर बहस शुरू होगी। उसमें 6 बजे लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना शुरू करेंगे, 7 बजे सीएम बोलना शुरू करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि 8 बजे तक अपन इसको आज समाप्त कर लें। और बाकी दोनों जो देंगे वो प्रपोजलेट अपने को नाम दे दें, उसके हिसाब से बहस चलेगी। और आशा ये एक बहस शांतिपूर्वक चलाएं, खूब तर्क करें, खूब अपना पक्ष रखें। लेकिन यदि विषय को पूरा आना है तो अपन तर्क के साथ रखेंगे, अच्छा रहेगा। बाकी तो उसमें न विषय आपके ध्यान में आया कि रिकॉर्ड में आ जाता है, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। श्री हेमंत मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 राजस्व के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23 अरब 34 करोड़ 68 लाख 1 हजार तक की राशि प्रदान की जावे। श्री कौन करेंगे आज? पूरा बोल दूं वापस? हाँ, सही अमाउंट सही बोलो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 राजस्व के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23 अरब कितने मिनट 34 करोड़ 61 लाख 1 हजार तक की राशि प्रदान की जावे। सुश्री रीटा चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने और मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया राजस्व मांग संख्या 16 पर बोलने का। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग के अपने विचार प्रकट करूं उससे पहले मैं सदन के सामने हाल ही में 15 जनवरी 2026 को जारी भारत कैग की जो रिपोर्ट है, राजस्थान के विनियोग लेखा रिपोर्ट 2024-25 की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ सदन का। अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के अंदर सरकार की जो विसंगति और वित्तीय कुप्रबंधन है उसको दर्शाया गया है। आप देखें अध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 523 इस रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 59 से 63 में राजस्व विभाग के विनियोग लेखे 2024-25 की समीक्षा की गई है। और बड़ी हास्यास्पद उस रिपोर्ट को आप पढ़ो तो हंसी आती है कि राजस्व मद में आवंटित कुल राशि का 12% हिस्सा खर्च नहीं किया गया है और पूंजीगत मद में आवंटित कुल राशि का 46% पैसा खर्च नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, और सबसे बड़ी बात और जो हास्यास्पद स्थिति तब बनती है जब पैसा खर्च न करने के कारण सरकार ने जो कैग को लिखित में दिए और बताए गए वो कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा। इनकी वित्तीय कुप्रबंधता और विफलता को इंगित करता है। अध्यक्ष महोदय, अधिकांश बजट हेड में पैसा बचने का प्रमुख कारण जो सरकार ने दिया उसमें सबसे बड़ा कारण है कि पदों का रिक्त रहना और नई भर्ती न होना। अध्यक्ष महोदय,
एक तरफ तो हमारा प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है, पैसा होते हुए भी हमने राजस्व विभाग के अंदर कोई नई भर्ती नहीं करी और भर्तियों की वहां पर जब उसके अंदर लिखा गया था, प्रावधान किया गया था, उसके बावजूद भर्तियां नहीं की गई। और दूसरा कारण जो सरकार ने कहा कि 11,658.88 लाख रुपए नवसृजित 9 जिलों को समाप्त करने से बच गए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ इनकी सरकार और मुख्यमंत्री हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि आनन फानन के अंदर पिछली सरकार के अंदर आखिरी वर्ष के अंदर जिलों की घोषणा करी, लेकिन मैं कहना चाहती हूं इसी सरकार ने जवाब दिया है कैग के अंदर कि 9 जिले जो समाप्त हुए हैं, जिनका प्रावधान किया गया था, बजट का प्रावधान किया गया था, वो पैसे इसलिए बच गए क्योंकि वो 9 जिले इन्होंने निरस्त कर दिए। ये सोचने वाली बात है। हमारी सरकार ने नए जिले इसलिए बनाए क्योंकि राजस्व के अंदर बहुत सारे न्यायालय के अंदर मामले पेंडिंग पड़े थे, बरसों से पेंडिंग पड़े थे, आम जन को और किसान को राहत नहीं मिल रही थी। हमारी सरकार ने सोचा अगर छोटे छोटे जिले बनाए जाएंगे तो ये जो मुकदमे अजमेर तक जाते हैं और बहुत लंबित रहते हैं, उन प्रकरणों के अंदर कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश रहेगी। तीसरा जो सरकार ने कारण गिनाया कि ये पैसे क्यों लैप्स हुए, पैसे क्यों बचे हैं, उसके अंदर इन्होंने 227.47 लाख रुपए का बजट राजस्व अपील अधिकारियों के पद खाली रहने और कंप्यूटर इत्यादि की व्यवस्था नहीं होने की वजह से बचे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये समझती हूँ कि राजस्व मंडल जो किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का काम करता है, उसके अंदर अधिकारियों की कमी और उनकी मूलभूत सुविधाओं की कमी दर्शाती है कि हम लोग कितने चिंतित हैं अपने किसान के प्रति, गरीब व्यक्ति के प्रति और आम जनता के प्रति। अध्यक्ष महोदय, इसमें से कुछ बजट हेड्स तो इन्होंने बताया ही नहीं है कि क्यों बच गए हैं, उनका कारण आज तक नहीं बताया, जिसकी वजह से कैग में बची हुई राशि भी इन्होंने सरेंडर नहीं करी, जिस पे अपनी आपत्ति दर्ज करी है। अध्यक्ष महोदय, कैग की जो रिपोर्ट का सार है वो ये है कि व्यय की विसंगतियां और अपने वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। पदों का रिक्त रहना, राजस्व विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन में कमी आना और बची हुई राशि को सरेंडर न करना वित्तीय अनुशासनहीनता दर्शाता है। तो देखिए, सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। आपको तस्वीरों के साथ साथ अपडेट भी ज्यादा दे देते हैं। हमारे साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश जी, विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है आज के दिन के लिए, और सबसे पहले जिस तरह से विधानसभा स्पीकर ने पूरे दिन के ब्यौरा को देते हुए कहा कि अभी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और इसके बाद में राजस्व मांगों पर चर्चा की शुरुआत, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष तर्क करें, ये उनका अधिकार है, लेकिन बहसबाजी ज्यादा बदलना जाए, तब्दील ना हो जाए झगड़ों में और उस वजह से जनता के काम ना रुके। किस तरह से देखते हैं सर आज की दिन भर की कार्रवाई को, क्या रह सकता है खास, क्योंकि अभी शुरू हो गई है सदन में कार्रवाई? बिल्कुल जयती, देखिए सबसे पहले बता दें आज विधानसभा की कार्रवाई में थोड़ा बदलाव किया गया है। आज प्रश्नकाल से विधानसभा की कार्रवाई शुरू नहीं हुई और न ही आज सदन में शून्यकाल होगा, यानी शुरुआती जो सत्र होते हैं 1-1 घंटे के, वो आज सदन में नहीं हो रहे हैं। सीधे आज कह सकते हैं कि 2 पार्ट में आज पूरे विधानसभा की कार्रवाई को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जिसमें राजस्व की जो अनुदान की मांगे हैं उन पे चर्चा, और दूसरा पार्ट जिसमें सरकार ने अपनी 2 साल की उपलब्धियां बताई है, जो प्रतिवेदन रखा है, उस पे डिबेट। अभी जो विधानसभा में राजस्व की जो अनुदान की मांगे है उन पे चर्चा शुरू हो रही है। सबसे पहले कांग्रेस की रीटा चौधरी जो है वो सदन में बोल रही है, और उन्होंने खासकर जो जिलों को जो जिले कांग्रेस सरकार में बनाए गए थे उनको फिर से निरस्त किया गया था, उस बात को उठाया है। और जब राजस्व की मांग पे चर्चा हो जाएगी, राजस्व मंत्री का जवाब आ जाएगा, उसके बाद एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी, और वो चर्चा होगी सरकार के 2 साल के कामकाज पे। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष की चुनौती स्वीकार की थी कि जो काम हुए हैं उन पे डिबेट कर लेते हैं, वो डिबेट आज होगी। ये एक अनूठा प्रयोग होगा और होना भी चाहिए। इससे पहले एक अपडेट और कर देते हैं आपको, जो बीएपी पार्टी के जो विधायक है वो विधानसभा के बाहर विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो आरपीएससी के जो मुद्दे हैं उनको लेके प्रदर्शन हो रहा है। सीबीआई जांच की मांग जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है, और यही कारण है
यही कारण है कि अभी जो विधायक जो है, जो बीजेपी पार्टी के विधायक है, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने जो मांग की है वो आपको दिखा सकते हैं कि तमाम जो पेपर लीक के जो मुद्दे हैं उनको लेकर उनकी सीबीआई से जांच हो, वो सीबीआई से जांच हो, ये मांग उन्होंने की है। और लगातार जो यहाँ पे जो बात है वो यहाँ पे की है। इन्होंने देखिए कि समस्त जो पेपर लीक प्रकरण है उन प्रकरणों की कैसे जांच हो, उनके रेट की भर्ती है, उनकी सीबीआई जांच हो, उसको लेकर यहाँ मांग की जा रही है। टी शर्ट भी पहन के आए हैं और यहाँ पे उनसे बात करते हैं। क्या है आपकी मांग, क्या है, क्या मांग है आपकी? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज प्रदेश का युवा, पूर्व में कांग्रेस की जब सरकार थी तो रीट भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, हजारों युवाओं का भविष्य खराब हुआ, कई युवा बेरोजगार युवा ठगा महसूस करने लगा। तो यही आज जो सत्ता में बीजेपी की सरकार है, उस सरकार ने उस वक्त कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे कि इस रीट भर्ती के अंदर घोटालों को उजागर करेंगे, सीबीआई की जांच करेंगे। और सीबीआई की जांच की मांग विधानसभा के अंदर भी उन्होंने ये रखी थी। और उस वक्त सत्ता में आने के बाद में अपने वादे भूल गई सरकार और उन बेरोजगारों के सपने थे कि नई सरकार आएगी, नई सरकार इसके साथ में न्याय करेगी। लेकिन आज वो अन्याय हुआ उनके साथ में और ये चोरों को पकड़ने की बात करने वाली सरकार खामोश हो गई, तो बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस करने लगा। ये पोस्टर लेके आए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ जो भाजपा के विधायक पिछली बार जब विधानसभा में थे उन्होंने रीट के सीबीआई जांच की मांग के पोस्टर लहराए थे और ये विधायक पार्टी के जिन्होंने टी शर्ट पे भी वो लिख के लाए हैं। तो आज ये जो पूरा मुद्दा है, अभी जो हम लगातार बात कर रहे थे, ये तो बीच में प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथी ऐश्वर्य हमसे जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ऐश्वर्य, आज जो सदन में एक महत्वपूर्ण बात है, मुख्यमंत्री ने चुनौती स्वीकार की विपक्ष की कि आप डिबेट कराइए, हमने 2 साल में क्या काम किया और आपने 5 साल में क्या काम किया। और ऐसा कभी जो विधानसभा में ऐसी डिबेट देखने को नहीं मिली है आज, लेकिन ये अनूठी चीज होगी और ये अच्छी चीज है, इस तरह की डिबेट होनी भी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल बनाम 5 साल का लगातार विषय चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2 साल पूरे होने के साथ ही एक पत्रक जारी किया। उस पत्रक में ये जानकारी दी गई कि 5 साल में क्या हुआ और 2 साल में क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों के विजन का जिक्र करते हुए और इसी विषय को हर एक जिले में पहुंचाया गया। हर जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। जिले में भाषणों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम ने ये जानकारी दी कि क्या कुछ हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस ने जब अपनी दलील दी कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस इस तरीके की जब दलील देने लगी तो यह विषय है, ये चर्चा में रहा। तो उस दिन सदन में कई सदस्यों ने कहा, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, कि यदि आपको ऐसा लगता है तो आप सामने आइए और बहस कीजिए इस मुद्दे पर। और इस मुद्दे को लेकर बहस हुई और आप देखिए कि इस मुद्दे को लेकर सामान्य 1 या 2 मिनट बातचीत हुई, लेकिन अब यह बहस है, ये मुकर्रर आज के लिए हुई। और आज के लिए जब ये मुकर्रर हुई है तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपनी अपनी दलील देंगे, लेकिन तय जनता करेगी कि कितना सब कुछ मिला है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी बात, राहत भरी खबर ये है कि मुख्यमंत्री ने जो आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है संपर्क पोर्टल पर सुनने के लिए, ये इन दिनों काबिले तारीफ कही जाएगी, क्योंकि खुद भी 3 से 4 बार जाकर आए और जाकर आने के बाद उन्होंने इसलिए ड्यूटी लगाई कि आप रैंडमली पहुंच जाइए। मान लो आपने मिसाल के तौर पर 10 फोन कॉल्स उठा लिए और 10 फोन कॉल्स उठाने के बाद कोई ऐसी समस्या आई जो लंबे समय से लंबित है, तो नीचे के स्तर पर जो लोग सुनवाई नहीं करते हैं उनमें एक डर भी पैदा होगा कि सरकार कभी भी एक्शन ले सकती है। क्योंकि अभी जब राज उन्नति की बैठक ली तो राज उन्नति की बैठक के दौरान तहसीलदार को सस्पेंड करने का मामला हो या अन्य जो कार्मिक हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का मामला एक बड़ा जो मैसेज देता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर भी आज जब वो बोलेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ से लेकर पेपर लीक के प्रकरणों में जिस तरीके से एक्शन हुआ है, ऐसे विषयों को उठाएंगे और उठाने के साथ 2 साल के कार्यकाल की बात, सरकार की जो अब तक की उपलब्धियां हैं वो जनता के सामने रखेंगे। ये भी तो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है जो 2 साल की हम बात कर रहे हैं। जैसे डिबेट पहली बार हो रही है, आईएएस की ड्यूटी पहली बार लगाई गई है कि वो सुनेंगे सीधे जनता की समस्या। वो कम से कम 10 से 15 टेलीफोन है वो खुद रिसीव करेंगे। तो एक जो जनता है उसको भी रहेगा कि हाँ भाई ये आईएएस आज हमारी बात सुन सकता है, तो ज्यादा ये कह सकते गंभीरता से अपनी बात रख सकते हैं। तो ये भी 2 साल में कह सकते एक अनूठी उपलब्धि है कि इस तरह की वरिष्ठ ये जो है एडिशनल चीफ से लेके और सेक्रेटरी लेवल तक आईएएस है ये।
देखिए नरेश, बहुत अच्छी चीज है, आपने भी सरकार को लगातार देखा है और हम भी लगातार इस चीज पर ऑब्जर्व करते हैं और हम भी देखते हैं। आपने एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये देखी होगी कि कई लोग इतने सामान्य तौर पर मान बैठते हैं कि जब आईएएस के कमरे में जाते हैं तो उन्हें डर होता है कि भाई आईएएस से मिलने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि दरवाजा खोलकर चले जाएं, पर्ची देखेंगे, पर्ची देंगे तब भी 10 बार सोचेंगे, फिर वो देखेंगे कि यार यहाँ पर श्यामलाल नाम के व्यक्ति को पहले बुला लिया, मैं तो बहुत देर पहले आया हूँ, मर्जी होगी उससे बुलाएंगे, मर्जी होगी जिसे नहीं बुलाएंगे। तो ऐसे में जब आम जनता की बात वो सुनेंगे तो आम जनता को विश्वास पैदा होगा कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि ब्यूरोक्रेट्स फील्ड में जाकर भी ऐसे ही जन सुनवाई करें। ये जो 3:30 से 4 बजे मिलने वाला 30 मिनट का समय, ये भी बदल देना चाहिए कि जनता के द्वार तो हमेशा। परफेक्ट बात कही है नरेश, और मैं तो ये कहूंगा कि दोनों पार्टियों के लीडर से हम लोगों को भी, पत्रकारों को भी ये फर्ज निभाना चाहिए कि दोनों पार्टियों के लीडर से कहें कि ये पर्ची भेजकर 3 से 4 समय कि ऐसा कौन सा कार्य है भाई, लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे रैंडमली, 10:30 बजे से लोग आना शुरू हो, 5 लोगों को बिठा दो, आधा घंटे अपना काम कर लो, मीटिंग कर लो, और या फिर जैसे नेता अपना कार्यक्रम जारी करते हैं अधिकारी भी कर सकते हैं। आज ऐश्वर्य जो डिबेट होगी, देखिए अभी तो रेवेन्यू पे डिबेट चल रही है, ये तो एक औपचारिक है जो हमेशा होती है, लेकिन 2 साल के कामकाज पे डिबेट होने वाली है, तो विपक्ष भी तैयारी के साथ आया होगा। आपको क्या लगता है कि जूली कुछ कमियां खामियां निकाल पाएंगे, और जो कमियां खामियां निकालेंगे उसका सिलसिलेवार भी जवाब दिया जाएगा? सत्ता पक्ष की भी ऐसी तैयारी है? देखिए इन सबके अलावा मुझे ये जो आदिवासी पार्टी के जो लोग हैं इन्हें देखकर भी, इनकी भी राजनीतिक चातुर्यता की मैं बात करूंगा, ये जानते हैं कि कांग्रेस है वो बड़ी संख्या है, तो ऐसे में हमारा मैसेज कैसे जाए। तो अभी वो पेपर के जो मुद्दे हैं उन्हें सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग को लेकर युवाओं में अपनी पैठ बढ़ाने का एक सियासी संदेश ये भी देना चाहते हैं। तो ऐसे में जूली है वो परफेक्ट तैयारी करके आते हैं। ये अलग बात है नरेश कि यहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और 1 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है, तीनों बहुत कम नजर आ रहे हैं, चाहे अशोक गहलोत हो या फिर वसुंधरा राजे हों, चाहे सचिन पायलट। अब तक की 2 साल की अगर हम हाजिरी को देखें तो ऐसे में वो कब आएंगे, वो यदि आज आते हैं या फिर कितने दिनों में आएंगे, वो जब आएंगे तो मुकाबला और भी रोचक होगा। जब 2 पूर्व मुख्यमंत्री बोलेंगे, एक सत्ता पक्ष की तरफ से और एक प्रतिपक्ष की तरफ से। और अशोक गहलोत तो भले ही सदन में नहीं आए, लेकिन डिबेट तो जरूर सुनेंगे क्योंकि उनके कार्यकाल की समीक्षा होगी। देखिए इस बात में कोई शंका नहीं है, अशोक गहलोत भी सुनेंगे और वसुंधरा राजे भी सुनेंगी, वसुंधरा राजे भी सुनेंगे। और वसुंधरा राजे यदि सुन नहीं पाई व्यस्तता के चलते तो उनकी टीम के जो लोग हैं या उनके जो लोग हैं उनसे पूछेगी जरूर, या उनके स्टाफ के लोग हैं कि भाई क्या बोला, और पूरे मिनट टू मिनट सुनते हुए और वो उसको लेकर आगामी दिनों में अपनी बात कहेगी। लेकिन आज का दिन बड़ा रोचक होगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को इस तरीके से डिबेट में भाग नहीं लेना चाहिए था, ये टीवी का विषय है, प्रवक्ताओं का विषय है, कांग्रेस जो है विपक्ष तो सरकार को इसी बात के लिए उत्प्रेरित करेगी, क्योंकि आरोप लगाने में कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई भी किसी पर आरोप लगा। लेकिन ये सही है कि डिबेट होनी चाहिए, तरीका क्या हो वो अलग अलग है, क्योंकि इससे जो जनता तक बात पहुंचती है, सरकार जो भी है, जो भी काम करती है वो जनता तक पहुंचती है, और विपक्ष उनके बारे में क्या सोचता है ये भी जनता तक पहुंचती है। तो ये तो मान के चलिए कि नेता प्रतिपक्ष ने जो चुनौती दी, और ये पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने चुनौती है वो स्वीकार की, तो इस तरह की चुनौती स्वीकार करने से कम एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए। और आज स्पीकर ने भी कहा है कि डिबेट करिएगा, आपस में झगड़ा मत करिएगा, तर्क से बात करिएगा, आंकड़ों से बात करिएगा। तो ये अच्छी पहल है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए ये एक बहुत शानदार पहल मानी जा सकती है अगर हम स्वतंत्र रूप से हम सोचते हैं एक पत्रकार की दृष्टि से, आम आदमी सुन सके। और कई बार क्या होता है कि कई लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति इस तरीके से करते हैं कि वो जानते हैं कि किस तरीके के तबके को हिट करेंगे। कई लोगों के भाषण ऐसे होते हैं कि सामान्य तबके को हिट कर जाते हैं, तो कई के ऐसे होते हैं बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं कि बुद्धिजीवी तबका उनको पसंद करता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है लंबा चौड़ा पेले जा रहे हैं उसे पसंद करते हैं। लेकिन इन सबके बीच में नरेश एक सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा, मुझे लगा कि इसको लेकर आपसे बात की जाए कि ऐसा नहीं लगता कि चाहे अशोक गहलोत सरकार रही हो या वसुंधरा सरकार रही हो या अब भजन सरकार है, कुछ विधायक ऐसे भी होते हैं जो सदन के, उन्हीं की पार्टी के सदन के नेता का नाम नहीं लेते, बहुत कम सदन के नेता का नाम लेते हैं। कई पार्टियों में देखा जाता है, पिछली सरकार में आपने ऐसे देखे होते हो कि ठीक है सदन के नेता का नाम न लेकर राहुल गांधी का ले दिया, नरेंद्र मोदी का ले लिया, उधर भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके से देखते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए ये तो जो है वो जब डिबेट होगी तो आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे, एक दूसरे
के जो नेता है उनको नामों का जिक्र भी होगा बिल्कुल। और खासकर किस तरह से कांग्रेस ने 5 साल में काम किया इसका भी जिक्र होगा और भाजपा की सरकार ने 2 साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है इसका भी जिक्र होगा। एक अच्छी डिबेट देखने को मिल सकती है और ये कोशिश रहेगी दोनों ही दलों की कि आंकड़ों के आधार पर जैसे तर्कों के आधार पे सदन को बताया जाए कि क्या काम हुआ। और देखिए इस तरह की डिबेट में जनता की समस्याएं भी सामने आती हैं। जनता की समस्या जब सरकार के संज्ञान में आती है डिबेट से तो उनका समाधान भी होता है और फायदा कहीं न कहीं अच्छी डिबेट से जनता को होता है और यही सदन का मकसद है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भले ही वाद विवाद हो, भले ही आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन एक अच्छी पहल है। सदन में पहली बार ऐसा होगा जब सरकार के कामकाज के मुद्दे पर डिबेट होगी। बिल्कुल नरेश जी, आपने ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।